जी हाँ दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सुविचार यानी कि आज के थॉट ऑफ द डे के साथ। और आज का हमारा थॉट ऑफ द डे है, जो लोग सफलता प्राप्त करते हैं वो कभी बैठकर घटनाओं का इंतजार नहीं करते, बल्कि वे खुद घटना पैदा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोग रातों रात सफल नहीं होते, उसके पीछे उनकी सालों की तपश्चर्या होती है। और जो लोग सफलता पाते हैं वो अच्छे अवसर की राह नहीं तकते, बल्कि हर अवसर को अच्छा बनाने में अपनी जान लगा देते हैं। और अब मैं जिस व्यक्तिमत्व को यहाँ पर इस मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं, उन्होंने ऐसी कई सारी घटनाएं जी है। दोस्तों, अपने लक्ष्य को पाने के लिए इन्होंने अपने आप को रोजाना बेहतर और बेहतर बनाने की कोशिश की है। दोस्तों, हर सप्ताह अपने छोटे से अपीयरेंस में यही बड़ा संदेश देने की इनकी कोशिश जारी रहती है। तो चलिए स्वागत करते हैं, आपके सामने आ रहे हैं दूरदर्शी, ध्येयवादी, महत्वाकांक्षी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, मिस प्राची ढोले। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत देश नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड प्राचीन काल से रह चुका है। और जब हम ये बात करते हैं तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स थे जिसकी वजह से हम नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड थे। उसमें से एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट था, वो था हमारा कपड़ा, यानी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसके वजह से हम पूरे दुनिया में फेमस थे। इतना ही नहीं, भारत और हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टेक्सटाइल का वर्क था, जिस तरीके से हम काम करते थे, वो प्राचीन काल से हमारे वेदों में भी मेंशन है, किस तरीके से हम कपड़ा निकालते थे और उसको बुनते थे, जिसमें उन्होंने जो पुरुष है उसको वाया और जो स्त्री है उसको वायात्री ऐसा नाम हमारे वेदों तक दिया गया है। और अगर पूरे दुनिया में जो था वो रोम ऐसा देश था कि वहां की जो हर साल में जो रानी थी उनको सिर्फ भारत से ही कपड़ा लगता था, और जिसके लिए वो करोड़ों सिक्के सिर्फ वो कपड़े को देते थे जो कि भारत बनाता था। भारत में अपने डिफरेंट प्रदेशों के हिसाब से वो कपड़ा बहुत ही यूनिक था और यूनिक तरीके से वो पूरे दुनिया में हम उसको देते थे। यही अट्रैक्शन था ब्रिटिशों को जब वो भारत में आए। और भारत में आने के बाद में इन्होंने जो पहला उनका काम यही था कि वो भारत से कपड़ा लेते थे और उसकी जो डिमांड थी यूरोप में, अदर कंट्रीज में, उसको वो सप्लाई करते थे। और धीरे धीरे ब्रिटिशों ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत पे राज करना स्टार्ट किया और उसके बाद में इस इंडस्ट्री को इस तरह से जकड़ लिया, इस तरीके से कंट्रोल किया कि उसके बाद में हमारा जो रॉ मटेरियल था उसका कॉस्ट और जो हमारे कामगार थे जो उसको बुनते थे, वो इस लेवल पे आ गए कि उनको 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं मिलता था, जिसके लिए धीरे-धीरे ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत में से लुप्त हो गई। और फिर हम आज इस मुकाम पे हैं कि आप अगर आज कोई भी कपड़ा खरीदते हैं तो उसपे आपको 100% मेड इन इंडिया नहीं दिखेगा। मैन्युफैक्चर कहीं और से होता है और उसके बाद में हम वो कपड़ा पहनते हैं। तो ये सिचुएशन जब भारत देश में है, जब हम इसमें बहुत रिच थे, इतने रिच के पूरे दुनिया में हम इसके लिए फेमस थे। ऐसी सब विकट परिस्थितियों में जरूरत है एक हीरो की कि वो आए और हमको वो एहसास दिलाए। लेकिन आज की जो कहानी है वो किसी हीरो की नहीं है, बल्कि एक हीरोइन की है, यानी एक ऐसी महिला लीडर जिन्होंने ये करके दिखाया कि भारत देश फिर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नंबर 1 इन द वर्ल्ड बन सकता है। और ये कहानी है मणिपुर की, मणिपुर में विजय शांति जी की। तो मणिपुर एक जो ऐसा हमारा प्रदेश है जहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब है, जो कि भारत देश की कई तालाबों में से एक तालाब गिना जाता है। यहाँ पे इन्होंने देखा कि उनका वैसा एजुकेशन जो था, तो उन्होंने बॉटनी किया था ग्रेजुएशन। और बॉटनी करने के बाद में वो चाहे तो कहीं और सिटी में जाके वहां पे काम कर सकती थी, लेकिन उनका एक ही उद्देश्य था कि मैं मेरे एरिया में यानी मेरे गांव के आसपास ऐसे कुछ फल है, फूल है, सब्जियां है, पेड़ है, पौधे हैं, जिसका मैं उपयोग कर सकूं और वो उपयोग करके मैं अपने गांव में रोजगार निर्माण कर सकूं। और उसका ही ये नतीजा हुआ कि उन्होंने देखा कि मेरे गांव में इतना बड़ा तालाब है, उसमें कमल भी है। कमल तो यूटिलाइज हो जाते हैं एज ए फूल, लेकिन कमल को निकालने के बाद में जो उसके स्टेम होते हैं वो वैसे ही वेस्ट में चले जाते हैं। तब उनको उनके एक अंकल है जिन्होंने सुझाव दिया कि ये स्टेम से हम सिल्क निकाल सकते हैं।
बस फिर उन्होंने उसी पे काम करना शुरू किया, रिसर्च किया और इस तरीके से किया कि उन्होंने कमल के स्टेम से सिल्क निकाला, जिसको लोटस सिल्क माना जाता है। और वो भारत की पहली ऐसी महिला बनी कि जो, पहली महिला में नहीं बोलूंगी, व्यक्ति बोलूंगी, कि इकलौती व्यक्ति है जो कि लोटस से सिल्क निकाल सकती है। आज से कई साल पहले वियतनाम, कंबोडिया ऐसे देश में, ये 2-3 ही देश है जो पूरे दुनिया में लोटस से सिल्क निकाल सकते हैं, और जिसमें भारत को ले जाने वाली ये इकलौती महिला है। ये जो लोटस से होता है, 1 मीटर अगर आपको इसका सिल्क चाहिए होता है तो लगभग उसको 30,000 तक स्टेम लग सकते हैं। लेकिन ये 100% वेगन सिल्क है। दिस इज बिकॉज ये सिल्क को लेने तक, निकालने तक और वो धागा बनाने तक जीरो इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइज होता है। 100% एक व्यक्ति होता है जो जो इस पे काम कर सकता है, और ये भी काम सिर्फ 24 आवर्स में करना पड़ता है। इस तरीके से इन्होंने हमारे भारत देश को एक नया रास्ता दिखा है। जिस लोटस सिल्क का पूरे दुनिया में बहुत सारी डिमांड है, वो भारत में सिर्फ मणिपुर में बनता है। तो जब एमसीएल ये बात कहती है कि हमें सुजलाम सुफलाम देश बनाना है, तो यही चाहती है कि हर एक गांव में एक ऐसे व्यक्ति तैयार हो कि जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करे और फिर से भारत को सुजलाम सुफलाम बनाए। यही एमसीएल का उद्देश्य है। तो चलिए, अभी इस वेबिनार को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने ये उद्देश्य आज नहीं बल्कि आज से 15 साल पहले ये उद्देश्य रखा है, और वो इसी उद्देश्य पे आज भी कायम है। ऐसे हमारे एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम गोलब सर। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, इस साल एमसीएल ने एक संकल्प रखा है कि भारत में जितने भी ग्राम पंचायत है, जितने भी म्युनिसिपल वार्ड है, हर ग्राम पंचायत में, हर म्युनिसिपल वार्ड में हमें 1 करोड़ का टर्नओवर, 1 करोड़ का रेवेन्यू का निर्माण करना है। आज भारत में लगभग 2,52,000 इतनी ग्राम पंचायत है। लगभग 1, सवा लाख, 1.5 लाख तक म्युनिसिपल वार्ड हो सकते हैं। हमने उसको 2 लाख तक पकड़ा है। तो दोनों मिला के लगभग 4.5 लाख यूनिट भारत में है। भारत के कोनों कोनों से लेके हर एक यूनिट में हमें 1 करोड़ का रेवेन्यू का निर्माण करना है। अब ये बिजनेस करना, ये रेवेन्यू करना इसलिए भी जरूरी है कि जिस मिशन के लिए, जिस काम के लिए हमने इस एमसीएल की स्थापना की है, वो काम तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम ज्यादा से ज्यादा ये बिजनेस करें। क्योंकि हमें उन सभी चीजों को रिप्लेस करना है जो चीजें आज की तारीख में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है। वो चीजें, वो प्रोडक्ट्स जो आज की तारीख में हमारा ये पर्यावरण इसको और ज्यादा प्रदूषित कर रहा है। और दोस्तों, ये काम जितना ज्यादा हम करें उतना ज्यादा हम अपने मिशन को पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो काम है, ये जो रेवेन्यू का निर्माण करना है, ये बहुत ही अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है। उसका कारण यह है कि आज हमारा किसान बहुत ही ज्यादा संकट में है। पिछले 1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि जब से होली की शुरुआत हुई है, जब से नया गर्मी का मौसम शुरुआत हुई है, हर दिन कहीं ना कहीं बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है। और वो बारिश यानी सिर्फ बारिश नहीं हो रही है, तो तूफान के साथ बारिश हो रही है। ऐसा ये सब बड़ा तूफान कि जिसकी वजह से कुछ मिनट में किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। और ऐसा एक तूफान पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इस रविवार को देखा। जब मैं ट्रैवल कर रहा था, मैंने इस तूफान को अपने आंखों से देखा, उसका एक्सपीरियंस लिया, और मुझे तो लगा कि ये इतना भयंकर तूफान है कि मानो आजू बाजू के सभी पेड़ अभी उखड़ जाएंगे, सभी इलेक्ट्रिसिटी पोल सब निकल जाएंगे। इतना डरावना ये तूफान था। और इस तूफान में पानी नहीं बरसता, इसमें बरसता है बर्फ। और ऐसे ही जो आप देख रहे हैं, ऐसा ही तूफान मैंने देखा महाराष्ट्र के नासिक जिले में इगतपुरी में। ये तूफान मैंने देखा, और यही पिक्चर्स जो हमारे एमसीएल परिवार के कुछ उद्योजक है वहां के, उन्होंने भेजे हैं। दोस्तों, महीनों जब मेहनत करते हैं आप, और ये जो समय है, ये समय है कि जब फसल निकालने का समय होता है, और उसी वक्त अगर पूरी फसल बर्बाद होती है तो बहुत बड़ा संकट
आज किसानों के सामने है। तो हमें ये रेवेन्यू का जो निर्माण करना है वो हमारे इस किसानों के परिवार के लिए भी करना है, क्योंकि ये पूरा ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल में लाने के लिए हो सकता है आगे के 3 साल 5 साल लगे, लेकिन तब तक हमारे ये सभी जो किसान भाई बहन हैं, उनके जो परिवार हैं, उनको सपोर्ट करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें ये रेवेन्यू इसलिए भी करना है कि हमें अपने गांव में, अपने शहरों में एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करना है, रोजगार निर्माण करना है। आज पूरी दुनिया में जागतिक मंदी के नाम के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका रेवेन्यू बहुत अच्छा है, जिनका प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में वो लोगों को निकाल रही है, हजारों की मात्रा में, 20, 30, 40 हजार तक वो लोग अपने कम कर रहे हैं। और यही कुछ अभी ट्रेंड हमारे देश में भी आया है। हमारे देश में भी मंदी मंदी करने के उस नाम पे कई सारे लोगों को निकाल दिया जा रहा है। आज हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी का जो आंकड़ा है, वो तो ऑन पेपर 7.8% है, लेकिन जानकारों का, एक्सपर्ट्स का ये बोलना है, ये मानना है कि इससे कई ज्यादा बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि अगर कोई खेतों में 2-3 महीना काम भी कर रहा है तो उसको कहते हैं कि इसको रोजगार है। तो अभी इन सभी लोगों के लिए रोजगार निर्मित बहुत जरूरी है, और उसके लिए भी हमें अपने गांव में, अपने शहरों में इस रेवेन्यू का निर्माण करना जरूरी है। दोस्तों, ये इसलिए भी अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है कि हमारे गांव में, हमारे शहरों में कई सारे ऐसे परिवार हैं जिनका इनकम बहुत कम है। यानी 2500 महीने का अगर आपका इनकम उससे कम है तो आप आर्थिक दुर्बल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन घटक में आते हो। लेकिन 2500 प्रति महीने की थोड़े से जरा आप ऊपर आए तो आप बीपीएल में नहीं हो, बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसे ये जो लोग हैं, ये जो परिवार है, उनको बहुत कम जो बेसिक चीजें होती है उनकी भी वो भी पूरे नहीं होते। उनके घर की चीजें हो सकती है, एजुकेशन हो सकता है। तो ये रेवेन्यू तैयार करना इसलिए भी जरूरी है कि हमारे इन सभी परिवारों के लिए हमें एक अच्छा इनकम का निर्माण करना है, उनकी जरूरतों के लिए करना है, उनके बाल बच्चे के लिए करना है, उनकी जो माँ बाप वहां रह रहे हैं उनके मेडिकल फैसिलिटी के लिए करना है। और अगर हमने नहीं किया, अगर हम ये 4.5 लाख करोड़ का माल नहीं बेचते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे देश में ये 600 लाख करोड़ 300 लाख करोड़ का माल बेचा जा रहा है, जो पूरी हमारी जीडीपी है। हमारे देश में 300 से ज्यादा, 320 का आंकड़ा पिछले महीने दिया गया था, तो 320 लाख करोड़ की वस्तुएं, सेवाएं यहां बेची जा रही है। और उसकी तुलना में अगर हम बात करें तो 4.5 लाख करोड़ यानी 1.5% से भी कम है। लेकिन इससे बहुत बड़ा बदलाव हमारे लोगों के साथ, हमारे जो गांव में रहते उनके ऊपर होने वाला है। लेकिन अगर आप, मैं, हम सब मिलके अगर इसको नहीं करते तो भी मार्केट में इसका कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां अपना माल इसको बेच रही है। बहुत सारी कंपनियां, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वैसे बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 आज हमारे देश में ये माल तैयार कर रही है और बेच रही है, अपने अपनी फैक्ट्री में माल तैयार कर रही है, और सभी ये पेट्रोकेमिकल की जो गलत चीजें हैं, प्रोडक्ट्स है, वो बेच रही है और बहुत सारा मुनाफा कमा रही है। ये कंपनियां ये माल बेच के, मुनाफा कमा के अपने देश में लेके जा रहे हैं। उनको कोई संबंध नहीं है, कोई उनको लेना देना है नहीं कि हमारे किसानों की परिस्थिति या स्थिति आज कैसी है। उनको कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करे। वो मस्त अपने बड़े बड़े फैक्ट्रियों में मशीनरीज, रोबोट्स, इनके जरिए माल बना रही है और बेच रही है। उनको जरा भी ये देखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ लोगों की जो आर्थिक परिस्थिति है या रहन सहन जो है वो कैसे बेहतर करें। ये अपना काम, बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। और दोस्तों, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, जीडीपी यानी क्या? तो जीडीपी यानी उस देश का इनकम। वो देश उस एक साल में, 1 अप्रैल से जो साल होता है, तो उस पीरियड में, एक साल में जितनी वस्तुओं का निर्माण करे, जितनी सेवाओं को निर्माण करे और उसको बेचे, अपने देश में बेचे, बाहर एक्सपोर्ट करे, जितना ज्यादा से ज्यादा करे उतना देश का इनकम बढ़ेगा। और वही है सकल घरेलू उत्पादन। लेकिन अगर कोई देश बाहर से चीजें मंगाता है अपनी जरूरत पूरा करने के लिए, तो उसकी जीडीपी भी कम होती रहती है। और इस जीडीपी में सब कुछ आता है। यानी आज अगर आप 5 रुपए का, 10 रुपए का बिस्किट का
पैकेट लेते हो तो वो भी जीडीपी में आता है। आप अगर अपने लिए 20-30 रुपए का साबुन लेते हैं नहाने का, वो भी जीडीपी में आता है। और हर कोई चीज जो आप अदरवाइज खरीदते हो इस देश में, वो सब कुछ जीडीपी में आता है। लेकिन ये सभी जो कंपनियां हैं जो आज की तारीख में इतने बड़े लेवल पे बिजनेस कर रही है, इसका और हमारे ये मुल्क के सभी जो लोग हैं जिनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उनका ज्यादा संबंध नहीं है। अभी देखिए ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी कितने सारे प्रोडक्ट्स भारत यहां बेचती है, मार्केट में बेचती है। जब भी आप किसी भी दुकान में साबुन की टिकिया लेने जाते हो, आप सोचते हो मैं कौन सा साबुन लूं, मैं लाइफबॉय लूं, हमाम लूं, डव लूं, लक्स लूं, लिरिल लूं। लेकिन आपको पता ही नहीं कि ये सभी जो साबुन है, सभी जो ये ब्रांड्स है, ये सभी एक ही कंपनी के हैं। यानी कोई भी साबुन अगर आप ले, कोई भी टिकिया आप ले, तो सभी पैसे उनके पास ही जाने वाले। आप जाते देखते शैम्पू, मैं ये लूं वो लूं, लेकिन ये सब प्रोजेक्ट जो कंपनियां हैं, ये सभी जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी पेरेंट कंपनी एक है, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर। इनफैक्ट यूनिलीवर ही बोलते हैं आजकल इसे। तो यूनिलीवर हर साल कम से कम 45,000 करोड़, 45,000 करोड़ का माल बेचती है। और आप देख सकते हैं कि यह उनका खाने का एक अलग डिपार्टमेंट है। आप सोचते हैं मैं हॉर्लिक्स लूं, बूस्ट लूं, लेकिन दोनों उनकी कंपनियां। आप सोचते हैं कि कपड़े धोने के लिए मैं रिन की टिकिया लूं, व्हील लूं, सर्फ लूं, डोमेक्स लूं, ये सब कुछ एक ही कंपनी से जाता है। और दोस्तों, ये सभी पेट्रोकेमिकल्स जो प्रोडक्ट्स है, वो इस तरीके से मार्केट करते हैं, इस तरीके से हमारे मार्केट में बेचते हैं, लोगों को बेचते हैं, कि जैसे हमको लगता है कि अगर हमने अपने बच्चों को हॉर्लिक्स नहीं दिया, अगर हमने अपने बच्चों को बूस्ट नहीं लिया, तो हमारे बच्चों का जो ग्रोथ है वो कम हो सकती है। जितनी तरक्की होनी चाहिए बच्चों की, वो कम हो सकती है। लेकिन सच मानो तो कोई भी जरूरत नहीं है ऐसे प्रोडक्ट्स, कोई भी जरूरत नहीं हमारे बच्चों को दूध और बाकी की ऐसी चीजें जो बचपन से हम देते हैं। भारत की जो संस्कृति है, उसमें जो खाना है और कई सारी चीजें जो हम प्रैक्टिस करते हैं हमारी संस्कृति की, वो बहुत बेहतर है। कोई जरूरत नहीं हमें इन चीजों को लेने की और बच्चों को देने की, लेकिन वो इस तरीके का परसेप्शन तैयार कर रही है। और वैसे ये कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। प्रॉक्टर एंड गैम्बल कम से कम 20,000 करोड़ का माल हर साल हमारे देश में बेच रही है। जिलेट भी प्रॉक्टर एंड गैम्बल की कंपनी है। तो दोस्तों, ये सभी जो कंपनियां हैं, ये आज की तारीख में ये सिर्फ पेट्रोकेमिकल ही नहीं, लेकिन जो अदरवाइज हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं, ऐसी भी कंपनियां ऐसे भी प्रोडक्ट्स बेच रही है। यानी ऐसे शैम्पू, ऐसे साबुन जो हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं, कई सारी चीजों की एलर्जी होती है हमें, फिर भी वो बेचते हैं। हमें जरूरत है कि इन सभी प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करें ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो बेहतर हो, कस्टमर के लिए भी बेहतर हो, हमारे इस पर्यावरण के लिए भी बेहतर हो और हमारे लोगों के लिए भी बेहतर हो। और दोस्तों, जीडीपी की जो ग्रोथ है, आज हमारे देश में जितना जीडीपी निर्माण होगा, अनुमान था कि वो 6.4, पहले तो 6.8 था, बाद में 6.4, और अभी परसों की न्यूज है कि ये अनुमान ये बताया गया है आईएमएफ ने कि ये जो आने वाले साल में हमारे भारत की जो इकोनॉमी, जो जीडीपी है, वो 6 से कम रहेगी, 5.9 रहेगी। और इसका कारण यह है कि कैसे वो अनुमान निकालते हैं। इसका कारण यह है कि हम बहुत ज्यादा हमारी जरूरतों के लिए बहुत ज्यादा चीजें बाहर से मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से फिर हमारी जीडीपी की जितनी ग्रोथ होनी चाहिए वो कम होती है। आज की तारीख में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन इसका मतलब यह है कि हमारे देश में लोग ही इतने रहते हैं। आज हमारे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग आज भारत में रहते हैं। इस साल में हमने चाइना को ऑलरेडी क्रॉस किया, ऐसा अनुमान है। आज की तारीख में चाइना से 30 लाख लोग ज्यादा रहते हैं, ऐसा एक अंदाज है। अभी ये सारे लोगों की जो जरूरतें है, वो जरूरतें पकड़ के अपने आप ये इकोनॉमी 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी होती है। लेकिन प्रति व्यक्ति हमारा इनकम कितना है, वो अगर देखोगे तो हमारा जो रैंक है वो 134th है। हमारा इनकम कितना है दोस्तों? हमारा इनकम है $2053। मैं डॉलर क्यों बोलता हूं? क्योंकि उसी भाषा में पूरी दुनिया बात करती है, अमेरिकन डॉलर। तो हमारा जो प्रति व्यक्ति इनकम है वो $2053।
इसका मतलब है लगभग 1,60,000, 1,68,000 रुपया साल का, इतना हमारा इनकम है। जबकि जागतिक जो इनकम है, जो ग्लोबल एवरेज है, वो 6 गुना है, 6 गुना ज्यादा है। तो उस जागतिक जो एवरेज है उसके हिसाब से भारत एक डेवलपिंग ऐसा देश है। लेकिन दोस्तों ये जो 2053 का या 1,70,000 का इनकम हमारे देश में प्रति व्यक्ति है, ये भी समान नहीं है, इसमें भी बहुत सारी असमानता है। अगर आप देखोगे तो हमारा जो इनकम है, ये इनकम हाईली अनइक्वल है, बहुत ही असमानता है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इनकम की विषमता आज की तारीख में भारत में है। उसका कारण यह है कि 10% लोग जो सबसे ज्यादा अमीर हैं, उनके पास ऑलमोस्ट 65% इनकम जाता है। 10% ऊपर के लोग जिनके पास जो अमीर है, उनके पास 65% इनकम जाता है, और नीचे वाले जो 90% लोग हैं, उनके पास 35% इनकम जाता है। इतना ही नहीं, 1% जो ऊपर का 1% लोग हैं, उनके पास 33% इनकम जाता है, और नीचे वाले 50%, आधे लोग, इनके पास सिर्फ 5.9% इतना इनकम है। आप समझ रहे इस बात को? हमारे यहां, हमारे देश में आधे जो लोग हैं, उनके पास सिर्फ 6% से भी कम इतना इनकम जा रहा है, आधे लोगों के पास। और 1% ऊपर है, उसके पास 33%, यानी ऑलमोस्ट 6 गुना ज्यादा 1% लोगों के पास है। तो हमारा कर्तव्य है, यह हमारा काम है कि हम ये इनकम सभी को दे, समान इनकम दे, मेहनत करे, बिजनेस करे, और हर परिवार के लिए, हर लोगों के लिए हम एक अच्छा इक्वल ऐसा इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करें। और वो भी है हमारा संकल्प। दोस्तों, आज जो बिजनेस की साइज है हमारे देश की, जो माल हम लोग यहां तैयार करके बेच सकते हैं, वो भी कितना बड़ा है, 300 लाख से भी ज्यादा, 300 लाख करोड़ से भी ज्यादा आज की हमारी मार्केट साइज है। जब हम कहते हैं कि प्रति व्यक्ति हमारा इनकम बहुत कम है, प्रति व्यक्ति हमारी जरूरत फिर कम है, ये आज की तारीख है, आज का मार्केट है। सोचिए, ये अगर ग्लोबल एवरेज के लिए भी हम जाए, यानी 6 गुना जब हम लेके जाए, तो ऑलमोस्ट जीडीपी 6 गुना हो सकती है, मार्केट 6 गुना हो सकता है। और आज की तारीख में चाइना एग्जैक्टली वैसे है। हम जितने 3.5 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी है, चाइना ऑलमोस्ट अभी इस महीने मार्च एंड तक ऑलमोस्ट 20 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। तो वहां तक हम जा सकते हैं। और इसीलिए आप पोटेंशियल को समझिए। आप समझिए कि मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारे हर गांव में, तो हर ग्राम पंचायत में, हर वार्ड में हमें 1 करोड़ का रेवेन्यू तैयार करना है। क्योंकि आज के तारीख में अगर हम एक 4.5 लाख यूनिट को हम डिवाइड करें, तो हर यूनिट में आज की तारीख में 71 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू, टर्न और जीडीपी तैयार हो रहा है। हम नहीं कर रहे हैं तो दूसरा कर रहा है ऑलरेडी। जब हमारा जो जीडीपी है, जो प्रति व्यक्ति पीछे है, तब भी हम लोग हर यूनिट में, हर ग्राम पंचायत, हर म्युनिसिपल वार्ड में ऑन एन एवरेज 71 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। और ये टर्नओवर फिर आगे 5 गुना, 4 गुना, 6 गुना होने वाला है। उसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं 1 करोड़ से। तो ये है हमारा पोटेंशियल, ये हमारे देश का पोटेंशियल। तो कैसे एग्जैक्टली हम हर ग्राम पंचायत में और वार्ड में 1 करोड़ का रेवेन्यू कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो इसका एक ही तरीका है कि माल को, किसी भी वस्तु को निर्माण करना और उसको बेचना, बाकी दूसरा कोई तरीका नहीं। तो वो कौन सी चीजें हम लोग तैयार करेंगे? तो हम चीजें वो तैयार करेंगे जो हमारे लोग तैयार कर पाए। हम वो चीजें तैयार करेंगे जो हम अपने इस मार्केट में बेच पाए, और उससे हम ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे। सबसे पहला देखते हैं कि हमारे देश में हम क्या क्या माल तैयार कर सकते हैं और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी उत्पादन हम तैयार कर रहे हैं, उसके लिए पूरी दुनिया में जाके हम बेच सकते हैं, ऐसी उसकी डिमांड है। ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे उत्पादन भारत तैयार कर सकता है। लेकिन अभी देखते हैं डोमेस्टिक, यानी हमारे देश में, हमारे शहरों में हम क्या बेच सकते हैं। सबसे पहले तो ऑफकोर्स जैव ईंधन, बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स को जब बेचना है तो हम शुरुआत करेंगे हमारे कुकिंग फ्यूल से, जो चूल्हे के लिए लगता है उस ईंधन के साथ। क्योंकि
सरकारी जो आंकड़ा है कि एलपीजी कनेक्शन कितने सारे फैमिली के पास है, तो 30 करोड़ 50 लाख फैमिली के पास है। लेकिन एक्चुअली वास्तविकता यह है कि 43% जो परिवार है वो कोई भी एलपीजी, नेचुरल गैस, कोई भी किसी का भी इस्तेमाल नहीं करता। उनके पास सिर्फ और सिर्फ वो बायोमास और जो कन्वेंशनल फ्यूल है उसका इस्तेमाल करते हैं। बायोमास यानी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, गोबर का इस्तेमाल करते हैं। 43% परिवार, अब ये 43% परिवार जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों शायद आपको अंदाजा नहीं कि घर में कितना धुआं तैयार होता है, घर में कितना प्रदूषण का निर्माण होता है, और जिसकी वजह से हमारी महिलाएं, बच्चों के ऊपर, उनके सेहत के ऊपर कितना असर होता है। पढ़ाई कीजिए आप। मैं तो कहता हूं, मैं जब भी कोई प्रेजेंटेशन आपको देता हूं, वेबिनार देता हूं, आप पढ़ाई कीजिए, हर चीज के बारे में पढ़ाई कीजिए, तो आपको और अच्छी तरीके से समझेगा। कितने छोटे छोटे विषय है लेकिन कितना ज्यादा इंपैक्ट उसका हो सकता है। तो हमारा तो एक फोकस है कि हमें पहले इन सारे लोगों को एक स्वच्छ ईंधन देना है, और सिर्फ ईंधन नहीं देना, हमें उनके साथ वो चूल्हा भी देना है, एमकोल भी हमेशा के लिए देना है। लेकिन उसके साथ आज के भी जो लोग हैं, आज के लोग जो एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी हमें एलपीजी को रिप्लेस करना है। आज ये एलपीजी जो है 75 रुपए प्रति केजी है। किसी भी डोमेस्टिक मार्केट या किसी भी घर का जो सिलेंडर आता है 75 रुपए किलो है, और अगर कमर्शियल में जाएंगे तो 110 रुपए किलो है। और ऊपर से ये इतना रखने के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। कई ज्यादा तो इस सिलेंडर के स्पोर्ट की वजह से कई सारे हादसे होते हैं। तो हम तो अपने ग्राहकों को एक ऐसा ईंधन देंगे जो बहुत ही सस्ता होगा, 15-20 रुपए वाला ईंधन उनको हम देंगे। ऊपर से ये पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, और सिर्फ घरों में नहीं, कमर्शियल प्लेसेस हो, होटल्स हो, और कितना सारा पैसा हमारे लोगों का बचेगा। क्योंकि आज जो भी एलपीजी, जो भी नेचुरल गैस हम लोग मंगा रहे हैं, हम घर में तैयार नहीं कर रहे, बाहर से मंगा रहे हैं। तो ये पूरे निचोड़ के ये मेहनत करके जो पैसे कमाए वो उनको दे रहे हैं हम लोग, जो बाहर से हमें ये एलपीजी सप्लाई करते हैं। दूसरा ये एमकोल हम अपने तहसील में तो कई सारी जगह पे सेल करने वाले हैं। जैसे इंडस्ट्रियल में जहां जहां एफओ, एलडीओ इस्तेमाल हो रहा है, डीजल इस्तेमाल हो रहा है, उस जगह पे एमकोल। कमर्शियल प्लेसेस में जहां बॉयलर है, फर्नेसेस है, वहां एमकोल का इस्तेमाल होने वाला है। बिजली तैयार करने के लिए तो बहुत बड़े स्केल पे बिजली हो, या छोटे से स्केल में जैसे डीजी सेट होता है, ऐसे डीजी सेट भी एमकोल के ऊपर बन के हम देने वाले हैं। इसके अलावा जो एमसीएनजी है, एमसीएनजी तो हर तरह के डीजल पेट्रोल के व्हीकल को हम उस ईंधन को रिप्लेस करेंगे हमारे एमसीएनजी के साथ। यानी टू व्हीलर से लेके बस तक और रिक्शा से लेके ट्रक तक हर गाड़ी चल सकती है एमसीएनजी के ऊपर। और ये फॉसिल सीएनजी, ये डीजल पेट्रोल को पूरी तरह से हम लोग इसका निर्मूलन कर सकते हैं। लेकिन ये जैव ईंधन जो चीज है, इस जैव ईंधन के लिए बनने के लिए, फैक्ट्रियां लगाने के लिए, उसको उस मात्रा में तैयार करने के लिए वक्त लगने वाला है। क्योंकि जितनी जरूरत आज हमारे गांव में है, तहसीलों में, शहरों में है, तो उस क्वांटम तक, उस क्वांटिटी तक जाने के लिए वक्त लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए वक्त लगेगा, और फिर उसका रेवेन्यू तैयार करने के लिए भी वक्त लगेगा। लेकिन आज कुछ ऐसी चीजें जो इमीडिएटली हमारे लोगों के लिए, परिवारों के लिए बहुत अच्छा रेवेन्यू और इनकम का निर्माण कर सकते हैं। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जिसे एफएमसीजी भी बोलते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो कस्टमर, जो उपभोक्ता बार बार तेजी से लेते हैं, हर दिन उसको लगते हैं, ऐसे सभी उत्पादनों को हम कहते हैं एफएमसीजी। ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। आज की तारीख में 13 लाख करोड़ से भी ज्यादा मार्केट है, जो 2025 तक ऑलमोस्ट 16 लाख करोड़ का होने वाला है। और उसपे हर दिन की चीजें, यानी दूध से लेके अब सब्जियां, वेजिटेबल, ये सब कुछ उसमें आता है। लेकिन वो चीजें जो हम एज अ कंपनी तैयार कर सकते हैं और हमारे लोगों का रेवेन्यू बड़ा कर सकते हैं, वो क्या है? तो उसमें पहली कैटेगरी आती है प्रोसेस्ड फूड्स। दोस्तों आज सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ये जो चिप्स है, ये पोटैटो चिप्स, बनाना चिप्स, अलग अलग जो चिप्स बेचा जाता है, वो उसका मार्केट हमारे देश में 18,000 करोड़ का है। और ये बेचता कौन है? तो पेप्सी, नंबर 1 कंपनी है पेप्सी। कुरकुरे भी उसके हैं, लेज भी उसके हैं, कई सारे उत्पादन उसके हैं, हमें पता ही नहीं होता। और ये केमिकल, यानी जो आज ऑर्गेनिक, जो केमिकल फार्मिंग हो रही है,
उसके तरह से उन्होंने वो आलू के चिप्स करते हैं और हमको बेच रहे हैं। हाँ, हम ऑर्गेनिक चिप्स तैयार करके बेच सकते हैं। हम खुद का जब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, हमारी जब फसल तैयार होगी तब तो ठीक है। लेकिन आज की तारीख में जो भी ऐसे लोग हैं जो आज ऑर्गेनिक आलू तैयार करते हैं, जो ऑर्गेनिक केला तैयार करते हैं, उनसे लेके ऑर्गेनिक हम चिप्स तैयार कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। 18,000 करोड़ का वो मार्केट है। और ऊपर से हम देने वाले ऐसी चीज जो विष मुक्त है, जिसमें कोई केमिकल्स नहीं है। सिंपल बिस्किट्स, सिंपल जो बिस्किट्स है, बिस्किट्स का मार्केट भी 50,000 करोड़ का है साल का हमारे। और इसमें पार्ले जैसे एक कंपनी छोड़ी तो बाकी सभी कंपनियां बाहर की जो यहाँ धंधा कर रही है। तो हम भी अगर ऑर्गेनिक गेहूं लेके अगर उससे बिस्कुट तैयार करें और बेचे तो एक बहुत अच्छा मार्केट, बहुत अच्छा बिजनेस हमारे लोगों के लिए हो सकता है। दूसरा है प्रिपेयर्ड मील्स। अभी इस कोरोना के बाद ये ट्रेंड बन चुका है। इस तरह के फूड, इस तरह का खाना आजकल आता है कि जो सिर्फ आपको उठा के गर्म करना होता है। ऐसे खाने के डिब्बे और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनियां बना रही है, आज बेच रही है हमारे मार्केट में। ऑफकोर्स वो सब केमिकल्स सब खाना है। सोचिए अगर हम ऑर्गेनिक खाना तैयार करें और उसको ऐसे पैकेट में करके बेचे तो कितना अच्छा रेवेन्यू का निर्माण हो सकता है। ये ऑलरेडी मार्केट है, एग्जिस्टिंग मार्केट है। लोग काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको विष मुक्त ऐसा खाना दे और हमारे लोग वो तैयार करें। तीसरे, बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स। आपको पता है कोल्ड ड्रिंक्स का मार्केट कितना है? 1 लाख करोड़ का। आपको क्या लगता है इतने सारे शाहरुख खान, सलमान खान, इतने बड़े बड़े हीरो आते हैं, उसमें काम करते हैं, जो चाहिए वो हीरो हीरोइन उसमें रहते हैं, वो क्यों इतनी मार्केटिंग करती है? वॉल्यूम इतना बड़ा है। भारत जैसे देश में 1 लाख करोड़ से ज्यादा सिर्फ कोल्ड ड्रिंक बेचे जाते हैं, जो बिल्कुल अच्छे नहीं है। किसी भी डॉक्टर को आप पूछिए, कोई भी डॉक्टर आपको बोलेगा बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक आपने पीना नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ शक्कर होती है, उसमें कई सारी ऐसी चीजें होती है जो टेस्ट के लिए डाली जाती है, जो बुरी तरह से पॉइजनस ऐसे केमिकल्स। कभी कभी उनमें लेड, आर्सेनिक ऐसी चीजें भी पाई जाती है। तो क्यों ना हम इन सभी जूसेस को एक हेल्दी चीज जूसेस के साथ हम रिप्लेस करें। ऐसे जूसेस जो लोगों को अच्छे भी लगे, जो लोगों को पीने के लिए अच्छे लगे, उनकी सेहत का ख्याल रखे और बाकी पर्यावरण का भी ख्याल रखे। इतना बड़ा मार्केट आज हमारे देश में है, 1 लाख करोड़ का। उसके अलावा ये बेक फूड, आज ये सिंपल ब्रेड्स है, कुकीज है, कितना बड़ा लोकल मार्केट भी हो सकता है। 100% ऑर्गेनिक गेहूं के साथ अगर हम ब्रेड बनाए तो कितना अच्छा मार्केट। बिकॉज ऑलरेडी यूरोप में, बाकी कुछ जगह पे ऑलरेडी ऐसे ब्रांड है जो 100% ऑर्गेनिक ब्रेड में और बहुत महंगे बेचे जाते हैं। हमको महंगे नहीं बेचने, लेकिन वो बेचने हैं और ये केमिकल जो है ये ब्रेड उसको रिप्लेस करना है। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत बड़ा मार्केट है दवाइयों का। ऐसी दवाइयां जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगता, यानी आप मेडिकल में जा सकते हो और उनको ले सकते हो। ऐसी जो दवाइयां है ओवर द काउंटर, ये दवाई का मार्केट भी 1 लाख करोड़ का है। यानी पेन बाम हो गए, ये घुटनों वाला तेल हो गया, ये पीठ का तेल हो गया, या कोई टैबलेट होती है, इनफैक्ट मल्टीविटामिन कैप्सूल, मल्टीविटामिन टैबलेट ये भी आते हैं। ये भी आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े स्टार इसकी मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस भी बहुत बड़ा है, हमें पता नहीं चलता। छोटे छोटे इसमें आपको लगता है कि 2 रुपए के 5 रुपए की टैबलेट आपने खरीदी थी, क्या खरीदी, लेकिन दोस्तों इसका वॉल्यूम इतना बड़ा है। लोग ये हमारे यहाँ इतने सारे रहते हैं, यहां भी बाहर की कंपनी आके धंधा कर रही है, बहुत ज्यादा हजारों करोड़ का माल तैयार करके बेच रही है हमें। और इससे कई गुना ज्यादा जो उत्पादन है वो हमारे आयुर्वेदा का है। कई सारे ये जो तेल है, जो दर्द के तेल हो सकते हैं या मालिश के तेल हो सकते हैं या दवाइयां हो सकती, इतनी अच्छी चीजें हैं। त्रिफला चूर्ण से लेके शिलाजीत से लेके कई सारी चीज जो बिल्कुल हानिकारक नहीं है हमारे चीज के लिए, और इनसे तो कई ज्यादा बेहतर है। एक क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, दोस्तों क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यानी कितने आम चीज है, यानी ऐसी चीजें, ऐसी क्लीनिंग प्रोडक्ट जो सोचे कि आप अपनी जो फर्श है उसको साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, कांच है उसको साफ करने के लिए करते हैं, टॉयलेट में जो बेसिन है उसको साफ करने के लिए करते हैं। अभी कितना धंधा होता होगा उसका,
80,000 करोड़ का। एक ही कंपनी है, जो कंपनी पूरी भारत में उसका कंट्रोल है, इसका सब केमिकल्स है, पूरी तरह से पेट्रोकेमिकल से बने हुए इनके उत्पादन है, जो हम ऐसे खरीदते हैं और सब खरीदते हैं इसको। यार सिर्फ अभी खरीदते हैं क्या? नहीं, नॉर्मल कॉमन छोटे घर वाला भी सब लोग इसको खरीदते हैं। 80,000 करोड़। और इस सभी चीजों को हम रिप्लेस कर सकते हैं ऑर्गेनिक चीजों से, ऐसी चीजें जो हमारे वनस्पति से बनेगी, खेतों से बनेगी, और ये बहुत ही अच्छा ऐसा रिजल्ट भी देगी। इनके बाद खत्म धोने के बाद जो पानी निकलेगा वो भी पानी बाकी की दूसरे पानी को खराब नहीं करेगा जैसे ये करते हैं। ये जो केमिकल है, एक बार आपने धोने के बाद जो निकलता है वो ऐसा प्रदूषण है, बाद में कहीं तो जाके वो समुद्र को या किसी दूसरे पानी के स्रोत को खराब कर सकते हैं, लेकिन हमारा नहीं। और ऐसा 80,000 करोड़ का बिजनेस आज हमारे देश में है, जिसको हम कर सकते हैं। आप, मैं, हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स का ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का बिजनेस है, 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू है। ये बहुत बड़ा नंबर है, 2 लाख करोड़। इसमें साबुन से लेके हमारे टूथपेस्ट से लेके ये पाउडर, ये लोशन, ये अलग अलग क्रीम, और दोस्तों सब कुछ केमिकल्स है, सब कुछ पेट्रोकेमिकल्स है। कई सारे ऐसी चीजें कि जिसके एलर्जी हो रही है, जरा भी हमारे स्किन के लिए अच्छी नहीं, जरा भी हमारे बाल के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन दिखाते तो ऐसे है। हीरो हीरोइन तो ऐसा इस्तेमाल करते कि हमको ऐसा लगता है, ऐसे परसेप्शन तैयार होता है कि उसको लगाने के बाद मैं भी हीरो जैसा दिखूंगा, वो लगाने के बाद मेरे भी बाल उस हीरो जैसे होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनसे कई 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 गुना अच्छे जो प्रोडक्ट्स है आज हमारे देश में, केरला में हो सकते हैं, गुजरात में हो सकते हैं, राजस्थान, हर जगह है वो, और ये कई गुना अच्छे हैं। आयुर्वेद एक ऐसी चीज है जिसके शायद बारे में शायद हमें अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कॉस्मेटिक्स नहीं है, ये दवाई है। ये आपके स्किन, आपके सभी चीजों का बहुत अच्छा ख्याल रखती है और हमेशा के लिए रखती है। ये सारा जो मार्केट है, ये भी हम लोग इस पे काम कर सकते हैं, एक अच्छा रेवेन्यू इसमें जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस के जो बहुत सारी चीजें प्लास्टिक से बनती है आजकल, कोई भी ऑफिस, छोटा हो बड़ा हो, और ये सभी जो ऑफिस सप्लाईज है, ऑफिस की जरूरत है, उन सभी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं हम इको फ्रेंडली चीजों के साथ। ये तो हुई फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज इमीडिएटली हम लोग तैयार कर सकते हैं और उससे रेवेन्यू हमारे लोगों के लिए तैयार कर सकते हैं। उसमें एक है रिसाइकल प्लास्टिक। हमें हर ग्राम पंचायत को, हर वार्ड को 0 वेस्ट बनाना है, कचरा मुक्त वार्ड, कचरा मुक्त गांव, कचरा मुक्त ग्राम पंचायत ऐसे बनाना है। यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहिए जो डंपिंग ग्राउंड में जानी चाहिए। और हमें पता है कि आज प्लास्टिक कितना ज्यादा कहर ढा रहा है, प्लास्टिक की वजह से कितना सारा प्रदूषण हो रहा है। ये सभी प्लास्टिक अगर हम इकट्ठा करें, इसको रिसाइकल करें, तो आज उसको बहुत ज्यादा डिमांड है। इनफैक्ट ये प्लास्टिक जमा करने के लिए भी कई सारे लोगों को एक अच्छा रोजगार मिल सकता है हमारे गांव में, ऐसी आज परिस्थिति है। और ये जो प्लास्टिक है, रिसाइकल प्लास्टिक, एक तो हम रिसाइकल करके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, नहीं तो कई सारे ऐसी कंपनी जिनको चाहिए प्लास्टिक, जिसकी वजह से नया आने वाला जो प्लास्टिक है उस पर हम रोक लगाए। दोस्तों ये रबर का भी वैसे हाल है। बहुत जगह पे रबर को जब जलाते हैं, ये बहुत ही भयानक ऐसा प्रदूषण करती है। ये सभी तरह के रबर, सिर्फ टायर ही नहीं, अलग अलग तरह के जो रबर आज हमारे कचरे में जा रहे हैं, उसको हम इकट्ठा करें, या हर दिन जो तैयार हो रहे हैं उसको रोक लगाए, ये सभी रबर हम रिसाइकल में डाल सकते हैं। एक ऐसा उत्पादन तैयार कर सकते हैं कि जो उत्पादन आज की तारीख में कंस्ट्रक्शन में जा रहा है, रेल के लिए, रोड के लिए उसका उपयोग हो रहा है। हमारे फ्लोरिंग के लिए एक बहुत अच्छे रिसाइकल रबर का जो फ्लोरिंग है, उसको बहुत डिमांड आज की तारीख में है। इसके अलावा ऑफकोर्स बांबू प्रोडक्ट्स, कई सारे ऐसे बांबू के उत्पादन हैं जो प्लास्टिक और रबर, इन चीजों को रिप्लेस कर सकती है। इनफैक्ट हमारे परिवार में भी कितने सारे ऐसे लोग हैं, आज हमारा परिवार इतना बड़ा बन चुका है, कितने सारे लोग हैं कि जिनके गांव में, आजू बाजू में ऐसे उत्पादन आज रेडीली अवेलेबल है, जिसको हम मार्केट कर सकते हैं। इसके अलावा जूट, दोस्तों शायद आपको पता नहीं होगा, पूरी दुनिया में जूट सिर्फ और सिर्फ भारत में बनता है, भारत और बांग्लादेश का थोड़ा सा पार्ट। यानी जूट एक ऐसी चीज है कि जिसे इतने सारे उत्पादन तैयार हो सकते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बैग्स तैयार हो सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते, कोई जरूरत नहीं लेदर की और बाकी किसी चीज की, ऐसी जूट है, लेकिन उसके बारे में लोगों को पता नहीं। इतने सारे प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं और हम
उसको बेच सकते हैं, रेवेन्यू तैयार कर सकते हैं। कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दोस्तों जैसे मैडम ने कहा कि भारत जाना जाता था, एंशिएंट इंडिया में हम लोग इतने अमीर क्यों थे, इतना ज्यादा जीडीपी क्यों था, हम बिजनेस करते थे, हम माल तैयार करते थे, बेचते थे, और हमारे जो वस्त्र थे पूरी दुनिया में फेमस थे। और वो वस्त्र सिर्फ क्वालिटी के लिए नहीं, उसके फैशन के लिए फेमस थे। और उन्होंने सही कहा बोला मैडम ने कि इजिप्ट से लेके चाइना के जो राजा महाराजा रानियां सब थी, उनको भारत में जो बने हुए वस्त्र थे वही वो पहनते थे। इतना इतना क्रेज भारत की थी। अंग्रेज उसी के लिए आए, अंग्रेज उसी की वजह से इतने अमीर बने, जो निचोड़ निचोड़ के जो उन्होंने अपनी खुद की ये इकोनॉमी बनाई, ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने, उसका बहुत इंपॉर्टेंट जो बेस था वो था ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसीलिए उन्होंने मुंबई को इतना बड़ा किया, कलकत्ता को बड़ा किया, इतने सारी मिलें तैयार की। और आज देखेंगे तो 80% ये जो कपड़ा बन रहा है वो मैनमेड फाइबर से, पॉलिस्टर, टेरिकॉट, इससे बन रहा है, क्रूड ऑयल से बन रहा है। 20% ही है, लेकिन आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है, दुनिया में दूसरे स्थान पे है हम लोग। और यही कॉटन अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो कई सारे कपड़े भी बना सकते हैं। यानी आज आपको यकीन नहीं होगा, आज ऐसी परिस्थिति है कि जहां ये कॉटन ज्यादा तैयार होता है वहां किसान आंदोलन कर रहे हैं कि उनके कॉटन के लिए, उनके रुई के लिए, कपास के लिए एक अच्छा इनकम दो, अच्छे भाव दे दो, रेट दे दो। और वहां फिर उनको वो अच्छा रेट नहीं मिल रहा है, जिसके ऊपर हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी थी प्राचीन, वहां नहीं। तो हम ये डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं ना, वहां भी मिल है, वहां भी इसकी प्रोसेसिंग करके कुछ ऐसे उत्पादन तैयार कर सकते, तो उसको बेच सकते हैं, देश में बेच सकते हैं, बाहर भी बेच सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कॉटन के जो बाथरूम के जो प्रोडक्ट्स है, यानी कई से तो ऐसी कंपनियां हैं पूरी दुनिया में, ग्लोबल कंपनियां, जो सिर्फ और सिर्फ बाथरूम के कपड़े बनाते हैं, यानी सिर्फ टॉवेल बनाते हैं, सिर्फ वो कर्टन बनाती है, पाए पोछने वाले जो होते हैं वो बनाते हैं। तो ये सब जब कॉटन के अगर हम तैयार करें तो इसको बहुत अच्छा डिमांड पूरी दुनिया में। फर्नीचर, आज फर्नीचर भी एक ऐसा सेक्टर है कि जहां मैक्सिमम ये पेट्रोकेमिकल से बना हुआ ये फर्नीचर आता है, और जो फर्नीचर इस्तेमाल करने के बाद कचरा बन जाता है और वो फिर से हमारे इस पर्यावरण को गंदा कर रहा है, और उसको 100% रिप्लेस कर सकते हैं हम अपने बांबू के साथ। यानी एक तो पेट्रोकेमिकल का आता है, फिर तो दूसरा जो फर्नीचर जेन्युइन लकड़ी का बनता है उसके लिए भी जंगल काटते हैं आप लोग, तो कोई जरूरत नहीं करने की ना। बांबू से फर्नीचर अगर बने तो कोई भी ऐसी आपकी जो जरूरत है, हर जरूरत पूरा कर सकते हैं हम बांबू के साथ। ये फर्नीचर तैयार कर सकते हैं, इसको भी प्रमोट कर सकते हैं, इसको बेच सकते हैं। इसके अलावा शूज, चप्पल्स, ये पूरी तरह से आज बन रही है पेट्रोकेमिकल से, रबर से बन रही है, प्लास्टिक से बन रही है, और कई सारे ऐसे हमारे पास ऑप्शन, विकल्प है जो इनफैक्ट एज ए हैंडीक्राफ्ट ऑल्सो हम लोग दुनिया में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे उत्पादन हम तैयार कर सकते हैं और बेच सकते हैं। इसके अलावा टॉयज जो हमने देखा, अभी सिंपल खिलौने, चाइना हर साल 35,000 करोड़ से ज्यादा के खिलौने हमें बेच रहा है, प्लास्टिक के खिलौने, ऐसे खिलौने की जो इस्तेमाल करने के बाद बहुत बड़ा कचरा बन रहा है। और इस पूरी इंडस्ट्री को हम रिप्लेस कर सकते हैं हमारे खुद के खिलौने के साथ, जो 100% इको फ्रेंडली है, जो 100% पर्यावरण का ख्याल रखेंगे, और बेहतर ऐसे खिलौने जो सदियों से हम लोग बनाते आ रहे हैं। कितना अच्छा मार्केट है, कितना हमारे घर में बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों। इसके अलावा स्पोर्ट्स के कई सारे इक्विपमेंट है जो हम बना सकते हैं, जो इको फ्रेंडली हो, ऑर्गेनिक हो। इसके अलावा होम डेकोर, अब ये होम डेकोर बहुत बड़ा सेगमेंट है। अमेजॉन कई सारी चीजें हमारी यहां से लेके बाहर बेच रहा है। होम डेकोर में इतनी सारी चीजें जो आज प्लास्टिक से बन रही है, आज मेटल से बन रही है, उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम इको फ्रेंडली चीजों के साथ, जो भारत करने में बहुत ज्यादा मशहूर है। इसके अलावा कई सारे एक्सेसरीज, कार एक्सेसरीज हो सकते हैं, जो भी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं उसके एक्सेसरीज हो सकते हैं, और ये हम तैयार कर सकते हैं हमारे अलग अलग इको फ्रेंडली चीजों के साथ, ऑर्गेनिक चीजों के साथ। इसके आगे जाके दोस्तों हम अपने खुद के छोटे छोटे आउटलेट भी तैयार कर सकते हैं खाने के। लोकल जो फूड है हमारा, अभी जैसे मैं मुंबई में बड़ा हुआ इसलिए मुझे वड़ा पाव पता है, लेकिन डोसा हो सकता है, ढोकला हो सकता है, कोई भी चीज जो आप लोकली हमारे यहाँ मिलती है। लेकिन अगर उसी चीज को हम प्रॉपरली शुद्ध 100% ऑर्गेनिक करके अगर उसके छोटे छोटे आउटलेट्स तैयार करें, यानी 100% ऑर्गेनिक वड़ा पाव,
जिससे जो आलू होगा वो 100% ऑर्गेनिक होगा, जो बेसन होगा वो 100% ऑर्गेनिक होगा, जो पाव होगा उसका ब्रेड होगा वो 100% ऑर्गेनिक होगा, जो मिर्ची भी होगी वो भी ऑर्गेनिक होगी, और जो मसाला होगा वो भी ऑर्गेनिक होगा। उसके साथ जो चाय हम आपको देंगे वो भी 100% ऑर्गेनिक दूध, ऑर्गेनिक चाय पत्ती और ऑर्गेनिक शक्कर से बनेगी। मुझे बताइए, अगर एक ऐसा सिंपल हमने तैयार किए तो भी कितना अच्छा रेवेन्यू हमारे लोग ले सकते हैं। क्योंकि आज के तारीख में मैकडोनल्ड है, वो KFC है, हजारों करोड़ का बिजनेस कर रही है लोग, और हजारों करोड़ का पैसा जनरेट कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है हमारे देश से। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस है कि जिसके वजह से हम अपने इस गांव में, ग्राम पंचायत में और शहर के म्युनिसिपल वार्ड में हम 1 करोड़ का रेवेन्यू तैयार करेंगे। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया हम लोगों ने रखा है, उसके बाद ही हम इसको लॉन्च कर रहे हो। क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट सबसे अच्छा होना चाहिए। देखो, कोई भी कंपनी किसी भी क्षेत्र में अगर नंबर 1 का काम कर रही है, उसका कारण है प्रोडक्ट। अगर हमें भी इस कोई भी क्षेत्र में अगर अच्छा काम करना है, सस्टेनेबल काम करना है, एक बड़ी कंपनी करके काम करना है, ब्रांड तैयार करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये उत्पादन हमेशा के लिए चलता रहे, अगर हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हमारे इस देश में या कहीं भी तैयार करें, तो बहुत जरूरी है प्रोडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए कि जो लोग इस्तेमाल करें उनको वो अच्छा लगे, उनको जरूरतों को पूरा करें और बार बार लोगों को वो लेने का मन करे। अभी एप्पल दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि एप्पल फोन ही ऐसा बनाती है जो दुनिया में बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। अमेजॉन सर्विस इंडस्ट्री में नंबर 1 है, अमेजॉन ऑनलाइन बिजनेस में नंबर 1 है, क्योंकि वो सर्विस ही ऐसी देती है कस्टमर्स को, ग्राहकों को, जो दुनिया में नंबर 1। मर्सिडीज में गाड़ी में नंबर 1 है बिकॉज उनकी गाड़ियां ही सर्वश्रेष्ठ होती है। वैसे ही हमारा जो मिशन है, हमारी जो सोच है, वो देख के आदमी एक बार आपसे खरीदेगा चीज कि चलो ये अच्छा काम कर रहे हैं कुछ है, लेकिन वो चीज अगर अच्छी नहीं है तो वो बार बार नहीं लेगा। और हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई तरस खाए, हमारे ऊपर कोई तरस खाए और हमारा उत्पादन ले, ऐसा नहीं। तो जो भी उत्पादन हम करेंगे वो सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, इफेक्टिव और एक्सेलेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया है, ये सभी उत्पादन जो हम जिसके साथ रेवेन्यू का निर्माण करेंगे, ये सभी हमारे लोग तैयार करेंगे। किसी कंपनी के साथ एमसीएल नहीं टाइप करेगी कि आप माल बनाओ अपने मशीन से फैक्ट्री में, उसको हम बेचेंगे या करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे तहसील में हमारे यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, वो जो चीजें तैयार करेंगे वही हम बेचेंगे, वही इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक चीजें हम बेचेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि ये जो चीजें बनेगी वो छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप में, कॉटेज इंडस्ट्रीज, जिस कुटीर उद्योग जिसे हम कहते हैं, या हमारी महिला बचत गट, ये मिलकर जो प्रोडक्शन तैयार करेंगे, जो चीजें तैयार करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बोलता हूं एकदम क्लियर, डायरेक्ट सिर्फ बिजनेस के बारे में बोलता हूं कि ये सभी लोग जो उत्पादन तैयार करते हैं ना, इनका मोल नहीं है, ये अनमोल ऐसी चीजें है, यानी ये सबसे अच्छे उत्पादन है। ये इनसे जब हम माल तैयार करके जब दुनिया के सामने रखेंगे, ये बहुत ही अच्छे से उत्पादन है। हमारे लोग हमारे ऐसे स्मॉल गट में बहुत अच्छे उत्पादन का निर्माण कर सकते हैं, वो करेंगे। बहुत बड़े फैक्ट्री का निर्माण करने की कोई जरूरत नहीं, ये सब करके हम लोग बेच सकते हैं। और मेन कि ये ऐसे उत्पादन होने चाहिए ना कि घर में भी अगर कोई चाहे तो तैयार कर सके। यानी गांव के लोग तो तैयार करेंगे, लेकिन अगर शहरों में भी कोई चाल में रह रहा है, कोई झोपड़पट्टी में रह रहा है, वो ही उत्पादन तैयार करे, हमें दे, और हम इसके साथ पेट्रोकेमिकल को रिप्लेस करेंगे। ये क्राइटेरिया है जिनके साथ हम ये प्रोडक्ट्स को उत्पादन करके और उसको लॉन्च करेंगे। और जीडीपी, दोस्तों, जब ये काम करेंगे, लोगों के हाथ में जब पैसे देंगे, तब जीडीपी बढ़ेगी। ये जो 5.9 की जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है या उन्होंने अनुमान किया है, उससे कई ज्यादा करा के दिखाते हैं। क्योंकि जब किसी के साथ किसी को आप 1,000 रुपए कमा के देंगे, किसी के हाथ में देंगे, तो 1,000 के 7,000, 8,000, 9,000 इतने जीडीपी का निर्माण होगा। वो 1,000 के साथ 100 रुपया ट्रांसपोर्टेशन, 100 रुपया कपड़े के लिए, 100 रुपया खाने के लिए, ऐसे अलग अलग चीजें के लिए जो वो इस्तेमाल करेगा, तो वैसी जीडीपी बढ़ेगी और बहुत बड़ी लेवल पे हम लोग इस जीडीपी को लेके जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ ये जो चीजें हमारे घर में हमारे लोग बनाएंगे, इन चीजों को ग्लोबल मार्केट भी है। आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो क्या एक्सपोर्ट करते हैं हम, तो ये 10 चीजें हैं मेन जो एक्सपोर्ट करते हैं। इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम,
चीजें है, एक्सपेंसिव स्टोन्स यानी ज्वेलरी वगैरह उसके एक्सपोर्ट करते हैं, केमिकल्स एक्सपोर्ट करते हैं, ड्रग फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी 21-22 में भी अगर आप देखोगे तो ये पहली 5 चीजें हैं जो हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हमारा जीडीपी बन रहा है, जिससे हमें पैसे मिल रहे हैं हमारे देश को, ऐसा समझ के चलते एक सिंपल लैंग्वेज में। अभी पिछले साल 21-22 में नंबर 1 क्या था? पेट्रोलियम। नंबर 1 तो इंजीनियरिंग था सब कुछ मिला के, लेकिन पेट्रोलियम भी इक्वल था। यानी क्या करते हम? तो हम पेट्रोलियम चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है? तो हम क्रूड ऑयल बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उस क्रूड ऑयल के अलग रिफाइनिंग करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं और उसको बेचते हैं। हमारे देश में रिफाइनिंग की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। कुछ कंपनी है जिन्होंने रिफाइनिंग की कैपेसिटी बहुत बड़ी तैयार की है, जैसे रिलायंस का बहुत बड़ा जो रेवेन्यू है वो इससे आता है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग? क्रूड ऑयल लेते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको उनको ही देते हैं। यानी जॉब वर्क जैसे है। हमारा कोई ऐसे ब्रांड है, कोई प्रोडक्ट है जिसको तैयार करके बेच रहे हैं क्या? नहीं। तो क्रूड ऑयल लेके उसकी रिफाइनिंग करके उसको फिर से देना, ये हमारा नंबर 1 है। दूसरा इंजीनियरिंग, इट इज इक्वली नंबर 1 कि इंजीनियरिंग बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम तैयार कर रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? तो अभी 21-22 में लगभग सभी अगर कैटेगरी पकड़े हम, तो 25% जो हमारा एक्सपोर्ट था वो ये था। $420 बिलियन में से $112 बिलियन हमने कमाए इसकी वजह से। अभी क्यों, क्या होता है ये इंजीनियरिंग गुड्स? तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो भारत है ये हर चीज से समृद्ध है। वैसे ही हम समृद्ध है इन अलग अलग मेटल्स के लिए। बहुत ज्यादा मिनरल्स हमारे पास है जिनसे अलग अलग मेटल्स बनते हैं, जैसे आयरन, स्टील, लोहा और स्टील। दोस्तों लोहा स्टील के कई सारे खदाने हैं हमारे पास, जिससे हम ये लोहा स्टील बनाते हैं और लोगों को बेचते हैं, लोगों को देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग? तो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स है, मशीन के पार्ट्स है, स्टील के पार्ट्स है, वो करते हैं। और सिर्फ फेरस नहीं, नॉन फेरस मेटल यानी एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, ये भी ऐसी कुछ मेटल्स है जो हमारे देश में बहुत सारे होते हैं, वो भी हम लोग मेटल्स तैयार करते हैं, वो देते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि इस मेटल्स के जो ओर्स होते हैं, रिफाइनिंग नहीं, क्रूड ऐसे मेटल, वो देते हैं और वो बाहर के देश के लोग फिर उसको साफ करके उससे मेटल्स बना के फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा काम इसलिए कर रहे हैं हम लोग एक्सपोर्ट, क्योंकि वो उसमें हम लोग कुदरत ने दी हुई वो देने हैं हमारे लिए। तीसरा काम क्या है जिसकी वजह से हम ज्यादा पैसा कमाते हैं? वो है एक्सपेंसिव स्टोन्स एंड ज्वेलरी। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि ये जो हीरे जवाहिरात है, ये सोना जो है, वो क्रूड में हम लोग लेके आते हैं, इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको अच्छी तरह से तराशते हैं। जो हैंडीक्राफ्ट जिसे बोल सकते हैं, हस्तकला जो हमारे पास है, जो दुनिया में किसी के पास नहीं, उसमें अच्छे अच्छे दागिने हम लोग तैयार करते हैं और उनको फिर एक्सपोर्ट करते हैं। और ये जो हमारी कला है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। ऑलमोस्ट 7% जीडीपी इससे बनता है। आज की तारीख में 50 लाख लोग ऑलमोस्ट इससे काम करते हैं। भारत का जो वेस्टर्न रीजन है, जिसमें मेनली सूरत, केरला, ये सब ऐसे सेंटर्स है कि जहां बहुत ज्यादा इसका एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा ड्रग फार्मास्यूटिकल्स, यानी हमारे देश में साइंटिस्ट, हमारे देश में डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स, हमारे देश में ऐसे लोग की जो ज्यादा अच्छी तरीके से रिसर्च कर सकते हैं, ये बहुत है। ये हमारे पास एक जो रिसोर्स है ये भी काफी सारा डेवलप्ड है। ह्यूमन रिसोर्स अगर आप देखोगे, ब्रेन का रिसोर्स अगर आप देखोगे, तो भारतीय जो लोग है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। और यही तो कारण है कि बाहर जाके ये लोग बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ हैं। तो वैसे ही अगर बाहर कहीं भी आप जाओगे, तब रिसर्च डेवलपमेंट के कोई भी संस्था अगर रहेगी, नासा से लेके कोई भी संस्था, तो वहां हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। और इसी का एक फायदा ऐसा है कि हमने जो अलग अलग दवाइयां बनती है, ड्रग फार्मास्यूटिकल, उसमें भी हमारे यहाँ अच्छा रिसर्च होता है, अच्छी दवाएं तैयार होते हैं और वो हम बेचते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, अभी कोरोना के बाद तो बहुत सारी जो मोबाइल कंपनियां, उन्होंने अपने जो उत्पादन है वो चाइना छोड़ के भारत में बनाना चालू किए हैं। और उसकी वजह से सैमसंग, एप्पल ऐसी जैसी कंपनियां यहाँ अपना माल तैयार कर रही है और उसको एक्सपोर्ट कर रही है। परसों की न्यूज है कि एप्पल जस्ट क्रॉस्ड $5 बिलियन मार्क।
यानी एप्पल ने भारत से 40,000 करोड़ से भी ज्यादा माल का उत्पादन किया और उसको एक्सपोर्ट किया। सैमसंग ने भी ऑलमोस्ट 3 से $3.5 बिलियन का माल तैयार किया, उसको एक्सपोर्ट किया। तो इसमें हमारा काम क्या है? जॉब वर्क जैसा ही कि हमारे यहाँ लोग हैं वो सब कर रहे हैं। टेक्सटाइल में भी अगर आप देखोगे तो टेक्सटाइल की कई सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसमें ये क्रूड जो कपड़ा होता है वो सबसे ज्यादा है। कोई ब्रांड नहीं है जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं और दे रहे हैं। सर्विस सेक्टर ये एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें हम अच्छा काम कर रहे हैं। ये सर्विस सेक्टर में कुछ ऐसी कंपनियां हैं ग्लोबल जो अपने ब्रांड को, अपने कंपनी को, अपने सर्विसेज को बड़ा कर रही है, जिसमें TCS, जिसमें विप्रो, और ये कंपनियां कई सारे मल्टीनेशनल कंपनियों को सर्विसेज दे रही है। अब ये भी अपनी एक अपना एक रिसोर्स है, अपनी एक ताकत है कि जिसमें लोग अच्छी सर्विसेज, अच्छा रिसर्च डेवलपमेंट करके उनको दे रहे हैं। लेकिन पूरा अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे, आज भारत कौन सी चीजें और किस तरीके से पैसा कमा रहा है, किस तरह से हमारा GDP का निर्माण हो रहा है, तो आप देखोगे कि तो मैक्सिमम हम कोई 2-3 क्षेत्र छोड़े तो हम सिर्फ जॉब वर्क कर रहे हैं। हम सिर्फ एक तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तो हम जो मिडिल चीजें वो तैयार कर रही है, नहीं तो हम लोगों की जो जरूरत है उसको पूरा कर रहे हैं जॉब वर्क जैसे। इंपोर्ट का अगर आप देखोगे, इंपोर्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग तेल का, उससे बाद में है यही जेम्स जो जवाहिरात जो हीरे वगैरह, वो बाद में मशीनरी। अभी देखिए मशीनरीज को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी मशीन जिससे बनती है वो सब मेटल्स हम बनाते हैं, लेकिन मशीन जो पूरी बन रही है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको नहीं तैयार कर रहे। अब क्या जरूरत है कि मशीन को इंपोर्ट करने की? अभी इसका बहुत अच्छा अनुभव हमें भी आया है। अभी ये जो एमकोल बनाने की जो प्लांट एंड मशीनरी है ये हम खुद तैयार कर रहे हैं, हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बीच में हमने कई सारे वेंडर्स को भारत के इस प्लांट एंड मशीनरी की ऑर्डर दी, और वो उन्होंने वही 3-4 महीने का बोला था, लेकिन अभी 6 महीने हो गए, लेकिन फिर भी अभी दे रहे हैं। लेकिन बाद में अभी हमको पता चल रहा है कि ये सभी लोग, मैक्सिमम लोग चाइना से मशीनरी मंगाते हैं, चाइना से मशीन मंगाते हैं, अपना लेबल डालते हैं और यहां बेच रहे हैं। तो ये जो चीजें तैयार होनी चाहिए ये नहीं कर रहे। बहुत सारी चीजों के लिए हम लोग बाहर की चीज देश के ऊपर डिपेंडेंट है और उनसे इंपोर्ट करते हैं। और दोस्तों इसीलिए जो हमारी आज जो कैपेसिटी है वो डेवलप नहीं हो रही है। आज हमारी इकोनॉमी देखेंगे तो भले ही 5वीं बड़ी हो, पर कैपिटा हमारा जो इनकम है वो 134 हो, लेकिन एक बात हम सबको अच्छी तरीके से समझनी चाहिए कि हम सभी लोग एक बहुत ही अमीर ऐसे देश में पैदा हुए हैं। हमारा देश नेचुरली अमीर है। कई सारे ऐसी चीज है हमारे देश में जो सिर्फ हमारे देश में है, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, जिनकी वजह से हम बहुत ही आसानी से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो एक्सक्लूसिव हमारे पास है, जिसमें नंबर 1 है हैंडीक्राफ्ट। पूरी दुनिया में हैंडीक्राफ्ट किसी के पास नहीं है, चाइना के पास थोड़ा सा है, लेकिन बाकी किसी के पास नहीं है। और यही कारण है कि हमने ये ज्वेलरी में, जेम्स में हम लोग इतना बिजनेस कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड में जो हो रहा है वो भी ज्वेलरी में है, लेकिन वो नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट एक ऐसी चीज है जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली भारत के पास है, सदियों से हम लोग कर रहे हैं। ये वो चीज है कि जो मशीन नहीं कर सकती। ये जो AI हम लोग बोलते हैं ये नहीं कर सकता, रोबोट्स नहीं कर सकते। और दोस्तों सिर्फ इसकी बात नहीं है, ये कई सारे उत्पादन प्रोडक्ट जो आज हम तैयार करते हैं उनको पूरी दुनिया में हम बेच सकते हैं। एक्सक्लूसिव ये हमारा है, हमारी मोनोपोली आप समझ सकते हैं ये है। और एक बहुत बड़े रेवेन्यू का, GDP का निर्माण हम इससे कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी ताकत है वो है एग्रीकल्चर। आज पूरी दुनिया जाना चाहती है सस्टेनेबिलिटी के राह पर। पूरी दुनिया को लगता है कि हम ऐसी चीजों का निर्माण करें और इस दुनिया को महफूज रखें। और ऐसी सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स अगर आपको चाहिए तो वो सिर्फ आ सकती है खेती से। और दुनिया में किसी देश के पास इतनी खेती नहीं जितनी भारत के पास है। दुनिया में किसी के पास इतने लोग नहीं है जो खेती में काम करते हैं जो भारत के पास है। और एक बहुत बड़ी ताकत ये आज हमारी है। आज भले ही हमारा किसान इस संकट में हो, आज भले ही हर दिन हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही टेम्पररी है दोस्तों। आने वाले दिनों में जो भविष्य है वो सिर्फ और सिर्फ किसान का है और सिर्फ खेती का है। आने वाले दिनों में जो अलग अलग प्रोफेशन है, क्या बनना है आपको बड़े होके, कौन सा ऐसा प्रोफेशन कि जिससे सबसे ज्यादा
पैसा मिलेगा तो आने वाले दिनों में वही खेती होने वाले है। और ये किसान जो आज खेती कर रहे हैं वो सबसे अमीर कम्युनिटी हमारे देश में होने वाली है। इसके अलावा लोग भी एक बहुत बड़ी ताकत है। आज हम दुनिया में नंबर 1 है लोगों के लिए। सबसे ज्यादा लोग हमारे यहाँ रहते हैं, आबादी हमारे यहाँ। लेकिन ये आबादी ऐसी नहीं है, ये बहुत काम की उपयोग है। ऐसी आबादी बहुत ज्यादा ब्रेन से डेवलप्ड है हम लोग। सिर्फ यही नहीं तो ये सभी लोग इस तरीके के कारीगर है, इस तरीके की चीजें बना सकती है जो बाहर के देश के लोग नहीं बना सकते। बाहर के देश के लोग मशीन में कुछ कर सकते जैसे चाइना के लोग कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसी चीजें जो नहीं कोई कर सकता, जो हम मैक्सिमम तैयार कर सकते हैं और पूरी दुनिया को आज सेल कर सकते हैं। हमारी ताकत है आयुर्वेदा। दोस्तों, आपको अंदाजा ही नहीं कि आयुर्वेदा क्या है। जितनी भी उपचार पद्धति आज दुनिया में है उसकी मां कहलाता ही है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इतना ज्यादा डेवलप्ड इवॉल्व्ड है। ये जो आधुनिक मेडिकल साइंस हम लोग कहते हैं ना, ये सिर्फ 200 साल पुराना है। लेकिन आयुर्वेदा जिसके मेडिसिन और सर्जरी ऐसे 2 विभाग है, मेडिसिन ये जो विभाग है वो 1200 सालों में इवॉल्व हुआ है। सर्जरी जो डिपार्टमेंट है वो 600 सालों में इवॉल्व हुआ है। ऐसी कई सारी चीज जो आज की तारीख में मेडिकल साइंस को पता ही नहीं कि किसकी वजह से हो रहा है। इसलिए इडियोपैथिक बोलते हो। कई सारी बीमारियां हैं कि जिनको उपचार पता नहीं है। एलर्जी है, कैंसर है, कितनी सारी चीजें हैं जो हमें पता नहीं कि उसका क्या उपचार होना चाहिए। ये पूरा आने वाले दिनों में आयुर्वेदा सोल्यूशन देगा। आयुर्वेदा आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होने वाला है। ये बहुत बड़ी ताकत भारत की दुनिया के सामने प्रस्थापित होने वाली है। और इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है और वो है योगा। योगा जिसने भी इस्तेमाल किया, जिसने भी इसको उपयोग किया, उसको पता चला कि योगा क्या है। सब एक्सरसाइज एक तरफ और योगा एक तरफ है। शारीरिक, मानसिक, हर चीज के लिए योगा है। और योगा आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो दुनिया के सभी सेलिब्रिटीज, यानी सिर्फ भारत में जो रहते हैं वो हीरो हीरोइन या जो सेलिब्रिटी वही नहीं, पूरे अमेरिकन के जितने भी सेलिब्रिटी वो योगा तैयार करते हैं, योगा प्रैक्टिस करते हैं। और सिर्फ अमेरिका नहीं, दुनिया में कई सारे देश, अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक लोग योगा फॉलो करते हैं। तो ये आयुर्वेदा का एक सिंगल छोटा सा फैसेट है, चेहरा जो आपने देखा हुआ है। सोचिए अगर इसी आयुर्वेदा को जब हम डेवलप करेंगे और एक उपचार पद्धति, एक मेडिसिन करके जब आएंगे ना, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। और दोस्तों, आप एक बात में हमेशा ख्याल रखिए, एक बात को कभी ना भूलिए कि हम बहुत ही ज्यादा अमीर देश में पैदा हुए हैं। हम नेचुरली दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी, नेचुरली ऐसी चीज है हमारे पास जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। हम आसानी से अभी दुनिया की नंबर 1 की इकोनॉमी होने वाले हैं, क्योंकि ये चीजें सदियों से लोगों ने सैकड़ों सालों में तैयार की हुई है, जो धरोहर जिसके हमारे पास है। अभी देखो ना, सामने मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अमेजॉन, कितने दिन हो गए वो भारत में आकर बिजनेस शुरू करके ऑनलाइन। अभी उसने शुरुआत किया हैंडीक्राफ्ट बेचने की। आज की तारीख में अमेजॉन $5 बिलियन का, यानी 40,000 करोड़ के ऊपर तो सिर्फ हैंडीक्राफ्ट बेच रहा है। उसको पहले पता नहीं था, शायद पहले 3 साल लगे उसको 1 बिलियन का माल बेचने के लिए, दूसरा बिलियन 17 महीने में। लेकिन आज की तारीख में 40,000 करोड़ से ज्यादा सिर्फ हैंडीक्राफ्ट बेच रहा है। और उसने क्या लक्ष्य बनाया कि मुझे सिर्फ 40,000 नहीं, मुझे 2.25 लाख करोड़ का, यानी 5 गुना 4 गुना इतना माल बेचना है। ये अमेजॉन इतना करता है। और क्या बेचता है? ये वही बेच रहा है जो चीजें अभी हमने देखे ना, वही बेचता है अमेजॉन। कोई जो हम हुनर हाथ में देखते हैं, बाकी छोटी छोटी चीजें देखते हैं ना, वही अमेजॉन बेच रहा है इतना बड़ा। तो दोस्तों, ये ताकत मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इसमें ताकत, जैसे लोगों को पता चलेगी सस्टेनेबल चीजों के बारे में, इको फ्रेंडली चीजों के बारे में, बहुत बड़े रेवेन्यू का, जीडीपी का, प्रॉफिट का निर्माण होने वाला है। सवाल यह है कि करेगा कौन? आज भारत में ये बिजनेस हमने करने चाहिए, लेकिन कर रहा है अमेजॉन। वैसे ही खेतों में कल जाके खेती सबसे बड़ा रिसोर्स है, और हम चाहते हैं कि ये सभी बिजनेस हमारे लोग करें। और इसलिए एमसीएल बहुत बार वो डिसीजन लेती है कि जो डिसीजन हमारे लोगों के हित में हो। हम नहीं चाहते कि हमारा भविष्य, हमारा ये पूरा बिजनेस, इसकी धरोहर फिर से किसी अंग्रेजों के हाथ में चली जाए। इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं।
और जिस तरीका जो हमारा काम करने का तरीका है वो इसलिए है। और दोस्तों ये जो बात है, जब MCL देखिए, अमेजॉन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके वजह से वो प्रोडक्ट्स तैयार कर रहा है और बेच रहा है। इमेजिन MCL क्या करेगी। MCL जब हर गांव में, हर घर में जाके लोगों से अलग अलग उत्पादन जो इस पेट्रोकेमिकल को रिप्लेस करेंगे, जो इस धरती का ख्याल रखेंगे, इको फ्रेंडली ऐसी चीजों का निर्माण करेगी, हर चीज का, आप सोचिए क्या करेंगे आप। जब गांव में, घर घर में, शहरों में, हर घर में जाके अगर वस्तु का निर्माण होगा तो सोचिए MCL क्या करेगी। और जिसको पूरी तरह से पता है भारत क्या चीज है, उसको पूरी तरह से पता है कि हमारे चीजों के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में क्या कर सकते हैं हम लोग, जो ऑनलाइन कर सकते उससे कई गुना ज्यादा आज हमारी ताकत है, भारतीयों की ताकत है। और ये जो संकल्प है, ये संकल्प सिर्फ वो रेवेन्यू का नहीं है कि हमें हर ग्राम पंचायत में, वार्ड में 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना है। ये संकल्प रेवेन्यू का है ही नहीं। हम जानते हैं कि हमारी ताकत ही इतनी है कि हम सिर्फ राइट डायरेक्शन में, सही दिशा में काम करें तो अपने आप हम वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे। क्या संकल्प है आज हमारा? तो हमारा संकल्प है 100% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। हमारे गांव में, हमारे तहसीलों में, हमारे शहरों में, हमारे म्युनिसिपल वार्ड में कोई भी ऐसा एक भी आदमी नहीं होना चाहिए, कोई भी एक युवा, कोई भी एक महिला, कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए कि जिसको नौकरी की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है और उसके पास कुछ काम नहीं है। वो हमारी जिम्मेदारी, 100% रोजगार का निर्माण करना, 100% लोगों को रोजगार देना, ये हमारा असली संकल्प है। दोस्तों हमारा असली संकल्प यह है कि हर परिवार को एक अच्छा इनकम मिले, एक अच्छा इनकम मिले जिसकी वजह से उनकी पूरी जरूरत पूरे हो। आई मीन अच्छे जूते हो, अच्छे वस्त्र हो, घर के लिए जो जरूरी चीजें वो मिले, जो शिक्षा के लिए चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी की चाहिए, वो उनके लिए मिले। इतना इनकम उनको देना, ये हमारा असली संकल्प है। और ये सब बहुत आसानी से कर सकते हैं हम। जो प्रोडक्ट्स का निर्माण हम कर सकते हैं, जो एक्सक्लूसिव हम कर सकते हैं, जिसको दुनिया में बेच सकते हैं, आज हमारे घर में बेच सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू का निर्माण कर सकते हैं। और दोस्तों यही है चीज कि जिससे हम अपने देश को फिर से आसानी से दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनाएंगे। थैंक यू। भारत को विश्व की नंबर 1 इकोनॉमी बनाने का जो बीड़ा MCL ने उठाया है, उसका और एक गौरवान्वित पन्ना श्याम सर ने हमारे सामने पेश किया। सो गुड मॉर्निंग MCL इंडिया परिवार। और एक शुक्रवार श्याम सर का ट्रेनिंग वेबिनार हमारी सोच पे और हमारे दिलो दिमाग पे एक जोरदार प्रहार। जी हाँ, बिगेस्ट इकोनॉमी की बात श्याम सर हमें बार बार दोहराते हैं। आज डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, भारत के पहले इकोनॉमिस्ट जिनको सारा वर्ल्ड जानता है, जिनकी किताब प्रॉब्लम रूपी पे आरबीआई का गठन हुआ है। उन्होंने कहा था अपने एक भाषण में कि द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सोशलाइजेशन इन इंडस्ट्री is necessary for industrialization, but it is possible with only collective farming. 70-80 साल पहले कही गई बात आज भी सच है और इसी रास्ते पर चल रहा है MCL। अपनी इकोनॉमी को अपने हाथ में रखकर दुनिया में एक अलग स्थान कायम करने का बीड़ा MCL ने उठाया है। श्याम सर ने कितनी बारीकी से हमें आज इस बात से अवगत किया है और इतनी बारीक चीज प्राची ने बताई अपनी विजय शांति की स्टोरी में कि देखिए सोच हमें कहाँ ले जा सकती है, इसका मूर्तिबंत और जीवंत उदाहरण MCL है और MCL से जुड़े हुए आप लोग हैं। जी हाँ, जब तक हम इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे और जब तक हम जो रुपया खर्च कर रहे हैं वो हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अगर काम नहीं आएगा तो वो रुपया खर्च करना गलत हो जाएगा। और इसी रास्ते पर चला है MCL, अपनी खुद की इकोनॉमी, इतनी बड़ी इकोनॉमी जिसे कोई सोच नहीं सकता, अरे आने वाले शतकों तो कोई हिला नहीं सकता, और उसका एकमात्र रास्ता है MCL। So thank you Shyam sir for again bringing up the complex issue of economy in a simplest way and give solutions. And of course, thank you Bachi madam for encouraging us to think about our grassroots economical ways. And of course, thank you each and every Indian believing in MCL economic system, all channel partners, BDAs, senior BDAs, prime BDAs, MBAs, MPOs, and those who are wishing to be biggest economy in the world again via MCL. Thanks a lot.
थैंक यू। तो और एक बार मैं बहुत शान से कहूंगा कि हम सबको इस देश की मिट्टी का वास्ता है और एमसीएल ही सही मायने में सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है। जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को फिर से एक बार यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आपको जो चैट बॉक्स में लिंक शेयर की गई है, इस लिंक के ऊपर जाकर आपका अनमोल फीडबैक हमारे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। याद रखिए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। दोस्तों, अब मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा प्राची मैडम का, जिन्होंने आज जो विजय शांति जी की स्टोरी हमें बताई है कि इतने हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद भी अपने गांव में जाकर कुछ करने की चाहत रखने वाली उस युवा ने किस प्रकार से लोटस सिल्क बनाकर दुनिया में हमारा नाम, हमारे देश का नाम और ज्यादा ऊंचा कर दिया। दोस्तों, अब दूसरी बारी है जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और वो है हमारे डॉक्टर श्याम सर का। श्याम सर जो हमेशा हमारी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसका दूसरा पन्ना होता है कि हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, और हम खेती की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी असली ताकत क्या है, इस ताकत का ही इस्तेमाल करके हम किस प्रकार से फिर एक बार दुनिया में नंबर 1 की इकोनॉमी बन सकते हैं, और जिसकी शुरुआत अब ऑलरेडी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के सपोर्ट की वजह से अब बहुत ही जल्द यह सपना साकार होगा, और इस सपने को दिशा देने वाले हैं हमारे श्याम सर। उनका मैं फिर एक बार पूरे एमसीएल परिवार की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच श्याम सर। और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सभी लोगों का जो इस फैमिली के साथ में जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स, हमारे सारे एमबीपी चैनल पार्टनर्स, हमारे सारे प्रमोटर्स, एमबीएस, और हमारे सारे बीडीएस, सीनियर बीडीएस और प्राइम बीडीएस। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का जो भरोसा है, उसी भरोसे की वजह से ही एमसीएल आज यहाँ तक पहुंचा है। दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं ये दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपना और पूरे एमसीएल परिवार की सेहत का ख्याल रखिए। तो दोस्तों, फिर एक बार हम इस इकोनॉमी का अगला पन्ना क्या होगा और हमारी जिम्मेदारियां क्या होगी, ये जानने के लिए मिलेंगे अगले शुक्रवार। तब तक के लिए मैं मंगेश शेलार, आपका होस्ट, आपसे अलविदा कहता हूं। धन्यवाद।